हेलो फ्रेंड्स, मैं सी धनीराम शर्मा आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि है काम आएगा इनकम टैक्स के अंदर। इस वीडियो का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस देखा क्यों जाता है। पहले तो बात यही आती है कि किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी टॉपिक है तो फिर क्यों है, मतलब पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्यों डाला गया। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का पर्पज़ ये था डालने का कि इनकम टैक्स में हमें कैसे पता चले कि हम किसी की इनकम को टैक्स इस कंट्री में कर रहे हैं। मान लो कोई अगर रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का कोई चैप्टर नहीं होता ना इंडिया के अंदर, तो फिर तो हम ऐसा करते हैं कि भाई जो विदेश में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं या कहीं श्रीलंका में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, उसकी इनकम भी यहाँ पे टैक्स कर लेते और वो वाली कंट्री वाले लोग यहाँ की इनकम को भी उसमें टैक्स कर लेते। तो ये चीज़ें डिस्प्यूट ना हो, इसलिए फिर ये वाला चैप्टर लाया गया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस की भाई जो इंडिया का रेजिडेंट है वो तो इंडिया में टैक्स देगा, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है वो जिस कंट्री का रेजिडेंट है उस कंट्री के हिसाब से जो लॉ बन रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स देगा। तो हमें अपनी इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है कि इंडिया के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो आपको जैसे कि पता है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर पर्सन का देखना होता है। इनकम टैक्स के अंदर जितने पर्सन डिफाइन किए गए हैं उन सबका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। जैसे इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गई, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, कंपनीज हो गया। तो जितने भी पर्सन इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं उन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें देखना होता है। तो जो सबसे मेन है इसके अंदर वो है इंडिविजुअल का। अगर आप इंडिविजुअल का आपने स्टेटस पढ़ लिया तो ये लगा लो आपने सारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया, क्योंकि फिर सबका छोटा छोटा सही है। तो जो पहला हम बात करते हैं वो बात करते हैं इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल बनेगा या तो रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो रेजिडेंट बनना या नॉन रेजिडेंट बनना, तो पहली कंडीशन होती है रेजिडेंट बनने की। तो रेजिडेंट बनने के लिए भाई इंडिविजुअल को क्या करना होगा, तो उसकी हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये होती है कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया के अंदर रहना चाहिए, यानी कि 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर वो रहा होना चाहिए। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है 182 डेज इंडिया में पहली कंडीशन है, स्टे 182 डेज और मोर डेज प्रीवियस ईयर में। और जो दूसरी कंडीशन है वो है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहा होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा होना चाहिए। यानी कि जैसे हम अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर 19-20 की, तो 19-20 के अंदर वो 60 डेज रहा होना चाहिए और 19-20 से पिछले 4 सालों में हमें देखना है उसके अंदर वो 365 डेज रहा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। यानी कि अगर कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फिर नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई रेजिडेंट बनने के बाद क्या देखा जाए। तो रेजिडेंट बनने के बाद हमें फिर देखना होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन जो होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये दो कंडीशन है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना। अभी फायदा मैं बताऊंगा कि रेजिडेंट बनने से क्या फायदा होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अभी मैं आपको इसकी कंडीशन बता रहा हूं कि इन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में वो रेजिडेंट बन जाएगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि रेजिडेंट कब बनेगा। रेजिडेंट बनेगा जब प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज रहा होगा या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहा होगा और पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा होगा। एक बार वो रेजिडेंट बन जाएगा तो फिर हमें देखना होता है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए पहली कंडीशन जो होती है, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होती है। इसके अंदर दो कंडीशन दी गई हैं, दोनों ही हमें फुलफिल करनी होती है। तो जो पहली कंडीशन वो ये है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से जैसे हम बात कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो उससे पिछले 10 सालों में हमें देखना है उन 10 सालों में से 2 सालों में वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो है कि पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो 730 डेज इंडिया के अंदर या उससे ज्यादा रहा होना चाहिए। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। अब दिमाग में ये आता है कि भाई ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने का फायदा क्या है। तो मैं आपको ये बताता हूं इसका फायदा। अगर कोई रेजिडेंट बनता है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कोई नॉन रेजिडेंट बनता है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी।
ये रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, यानी कि जो इंडिविजुअल कंडीशन फुलफिल कर देता है रेजिडेंट बनने का और उसके बाद में वो 2 कंडीशन फुलफिल कर देता है, पिछले 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट रहा और 7 सालों में 730 डेज रहा, तो वो बन जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के बाद में आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, यानी कि आपने कहीं पे भी कुछ भी कमाया, इंडिया में कमाया, विदेश में कमाया, कहीं पे भी कमाया, अगर आपके पास में पैसा आ रहा है तो उस पर आपको इंडिया के अंदर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आप समझे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के कितने घाटे हैं। अगर आप एक बार ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, आप कहीं भी कमाओ, इंडिया के अंदर कमाओ, विदेश में कमाओ, कहीं भी सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर कमाई वो इनकम, रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, और इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो आउटसाइड इंडिया में भी आपकी इनकम हुई उस पर भी आपको इंडिया के अंदर ही टैक्स देना है। अब बात आती है कि भाई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसकी जो इंडिया के अंदर इसने इनकम कमाई, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, वो तो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। जो बाहर इनकम कमाई, विदेश में इनकम कमाई, वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। इसमें देखो क्या लिखा है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, और तीसरी होती है इनकम एक्रू और अराइज अब्रॉड एंड रिसीव अब्रॉड बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोफेशनल विच इज सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि पहले तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, पहली इनकम जो इंडिया के अंदर एक्रू हुई या इंडिया के अंदर रिसीव हुई, और ये वाली है इनकम एक्रू और अराइज इन अब्रॉड में, यानी कि तुम्हारा कोई बिजनेस चल रहा है, किसका बिजनेस और प्रोफेशन, जो ओरिजिनली सेटअप इंडिया के अंदर है। जैसे मान लो हम एक एडवोकेट फर्म का एग्जांपल देते हैं, या मेरी ही फर्म मान लो, मेरी फर्म इंडिया के अंदर सेटअप करी मैंने और उसको मैंने बढ़ाते हुए मैं यूएसए में भी उसकी एक ब्रांच खोल दी, तो उस ब्रांच के अंदर किसी अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वहां पे काम कर रहा है तो उस ब्रांच से जो सैलरी मिल रही होगी वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। तो यही जो लिखा हुआ है इनकम एक्रू और अराइज अब्रॉड एंड रिसीव अब्रॉड बट बिजनेस कंट्रोल बाय अ प्रोफेशनल विच इज सेटअप इन इंडिया, यानी कि मैंने अपनी फर्म को सेटअप कर लिया, ओरिजिनली इंडिया के अंदर सिचुएटेड थी और मैंने उसकी ब्रांच खोल दी यूएसए में जाके, तो वहां पे अगर किसी ऑर्डिनरी रेजिडेंट को उससे इनकम मिलती है तो उस इनकम पे उसको इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्लियर हो गया कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन सी टैक्स, कितनी इनकम टैक्सेबल होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टोटल ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो इंडिया में एक्रू और अराइज हो रही है। और जो एक नया पॉइंट जो इसके अंदर आया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी साल से आया है, जो प्रोफेशनल ने सेटअप करी, यानी बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में ओरिजिनली सेटअप थे, उसने अपनी ब्रांच वहां पे खोली, उससे जो इनकम आ रही है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। अब बात आती है नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट की खाली वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया में एक्रू और अराइज हो रही है, यानी कि इंडिया में एक्रू और अराइज हो रही है, या डीम टू एक्रू और अराइज हो रही है, या रिसीव हो रही है, वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। जैसे मान लो हम एक ऑस्ट्रेलिया प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, या किसी भी टीम का जो यूएसए में रहता है, मान लो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ब्रेटली इंडिया में अंदर क्रिकेट खेलने आया या आईपीएल खेलने के लिए आया, तो आईपीएल से उसको कहाँ पे इनकम हुई, इंडिया के अंदर इनकम हुई, तो वो इनकम तो उसकी इंडिया के अंदर टैक्स होगी। और बाकी जो उसने ब्रेटली ने भाई यूएस वहाँ पे श्रीलंका में भी जाके क्रिकेट खेला, न्यूजीलैंड में भी खेला, अफ्रीका में भी खेला, तो उसकी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। सिर्फ जो इंडिया के अंदर उसने एक्रू और अराइज करी वो इनकम टैक्सेबल होगी। या वो आया था क्रिकेट मैच खेलने के लिए, उसने एक एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया, यानी कि किसी एड में उसको रोल मिल गया, तो उस एड की भी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। तो नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, खाली जो एक्रू और अराइज इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक की वीडियो में हमने इंडिविजुअल का देख लिया कि कौन कौन सी इनकम को टैक्सेबल करना है। इंडिविजुअल में रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अब रेजिडेंट बनने की क्या दो कंडीशन थी, दो कंडीशन थी, इधर देखो। पहली कंडीशन क्या थी, 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा होना चाहिए, उससे ज्यादा रहा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, 360 डेज इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में रहा होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में 365 डेज रहना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो फिर रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब एक बार जब कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है तो फिर हमें देखना होता है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है या
ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन रहा है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्या कंडीशन थी? दो कंडीशन थी। पहली कौन सी कंडीशन होती है? पहली कंडीशन रहती है कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में से वो 2 साल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, और पिछले प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए। और इनके फायदे और नुकसान आपको पता चली गए कि रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट की कौन सी, और ऑर्डिनरी की कौन सी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का। अभी तक आपने इंडिविजुअल का पता कर लिया, अब हम बात करते हैं कंपनी का। कंपनी दो तरीके की कंपनी होती है। एक होती है कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और दूसरी कंपनी जो इंडिया के अंदर काम करने आई हुई है, सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड वो अपने देश के अंदर है, जैसे पेप्सिको हो गई, और भी कई सारी आपने फॉरेन कंपनीज देखी होंगी, कोका कोला हो गई। ये सारी कंपनी क्या होती है, ये अपने देश के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं और इंडिया के अंदर सिर्फ काम करने के लिए आई होती हैं। तो इन दोनों का हमें स्टेटस देखना है। तो जो कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, और चाहे 1 पर्सन कंपनी हो, अगर वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट कहलाएगी, यानी कि वो कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी। अब बात आती है कि भाई नॉन रेजिडेंट कौन सी है? जो कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। एक बार और सुनना, जो कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो रिसेंटली आया है, 2-3 साल पहले, उससे पहले नहीं था, क्योंकि कई सारे लोग इसके लूप होल निकालने लग जाते हैं, इसलिए इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट लानी पड़ती है। तो वो अमेंडमेंट क्या है कि अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, तो वो फिर रेजिडेंट कहलाएगी। यानी कि जैसे कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कौन सी कंपनी होगी? जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया में, और इंडिया के अंदर क्या करने आई हुई है? सिर्फ काम करने आई हुई है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो भी रेजिडेंट ही कहलाएगी। बेशक वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, फिर भी वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट कहलाएगी। अब भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में ऐसी क्या एग्जाम्पल बना? इसका एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली देता हूं। जैसे एक टाटा का देखो, टाटा ने जैगवार को एक्वायर किया, जैगवार लंदन के अंदर रजिस्टर्ड है, यूके के अंदर, तो वो कंपनी वहां की रजिस्टर्ड है, वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब तक ये रूल नहीं आया था तब तक वो नॉन रेजिडेंट कंपनी कहलाती थी। लेकिन जब से ये रूल आया, अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? उस जैगवार कंपनी के डिसीजन कहां लिए जा रहे हैं सारे के सारे, कि भाई इसको प्रोडक्शन करना है, नहीं करना, या इस साल इतना डिविडेंड देना है, सारे कहां लिए जा रहे हैं? इंडिया के अंदर। कौन ले रहा है? रतन टाटा ले रहा है बैठ के। तो उसे कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि भाई रतन टाटा पूरा का पूरा यहां पे डिसीजन ले रहा है कि लंदन में, यूके के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है उसमें प्रोडक्शन करना है या नहीं करना, इस वाले काम का प्रोडक्ट, इस वाली कार को मैन्युफैक्चर करना है या नहीं करना। तो वो सारा होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो वो जो जैगवार कंपनी है उसको भी हम रेजिडेंट ही मानेंगे। अब आप समझे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए क्या होगा? कंपनी के लिए क्या है? अगर कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट कहलाएगी, और कंपनी अगर इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो वो फिर रेजिडेंट ही कहलाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं HUF, BOI, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, यानी कि जो अदर पर्सन है। मेन तो ये 2 ही पर्सन थे, अब बाकी सारे अदर को हम एक साथ काउंट करते हैं। HUF हो गया, BOI हो गया, AOP हो गया, फर्म हो गई, इन सब का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है? अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, दोबारा से ध्यान से सुनना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो वो फिर रेजिडेंट कहलाएगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। अब बात आती है भाई कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एग्जांपल सेम आपको कंपनी के लिए दिया कि सारे डिसीजन यहां पे लिए जा रहे हैं, सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है कि प्रोडक्शन करना है नहीं करना, वो सब अगर वही होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी, अगर वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो वो ये सारी HUF, AOP, BOI, फर्म ये रेजिडेंट कहलाएंगी, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट कहलाएगी।
तो अभी तक इस वीडियो में हम देख चुके हैं सबका रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का भी देख लिया जो सबसे बड़ा था। इंडिविजुअल में क्या होता है, या तो वो रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा, और जैसे ही वो रेजिडेंट बनता है फिर हमको देखना होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन रहा है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन रहा है। इंडिविजुअल के लिए ये है। फिर हमने कंपनी का देखा और अब बाकी सारे पर्सन का देख लिया। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा सारा का सारा काम खत्म रेजिडेंशियल स्टेटस में। अब इसमें जो एक नई बात आई है, एक होता है कि भाई हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा था हमने अभी पढ़ा था कि भाई इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, और दूसरा वर्ड पढ़ा था इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो जो एक्रू और अराइज इन इंडिया हुआ उसका मतलब तो सिंपल सा यही है कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी सिचुएटेड है, उसने यहाँ पे काम किया, उसको एक्रू और अराइज हो गया। या फिर जैसे यहाँ पे कोई भाई लैंड सिचुएटेड है या फिर घर सिचुएटेड है, उसका रेंट आया तो वो इंडिया के अंदर एक्रू और अराइज हो गया। तो सिंपली चीज हो गई एक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन मेन चीज आती है कि भाई ये क्या है, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया क्या है। यानी कि डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब होता है कुछ ऐसी इनकम जो इंडिया के अंदर ना तो रिसीव हुई और ना ही एक्रू और अराइज हुई, लेकिन फिर भी हम उसको मान लेंगे। इनकम टैक्स वाला जबरदस्ती कर रहा है यहाँ पे आपके साथ में कि फिर भी हम उसको मान लेंगे कि वो एक्रू और अराइज इंडिया के अंदर हुई है। बेशक वो एक्चुअल में एक्रू और अराइज इन इंडिया के अंदर नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उसको मान के चलेंगे कि वो एक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है। अब ऐसा भाई क्यों आता है? ऐसा आना शुरू हुआ कि लोगों ने थोड़ा सा ना इसमें घपले करना शुरू कर दिया। घपले करना इन द सेंस कि वो टैक्स इवेजन करने लग गए थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया थी, और इंडिया के अंदर उसने कुछ भी अपना सेटअप नहीं किया हुआ था, ना तो मतलब उसने ऑफिस खोला हुआ ना कुछ किया हुआ। वो क्या करता था, अपना एक उसने कॉन्ट्रैक्टर को बैठाया हुआ था, एक आदमी था, उसको हायर किया हुआ था, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे किया हुआ था कमीशन बेसिस पे। तो उसे बोलते थे कि भाई तुम हमारे लिए ऑर्डर सिक्योर करो, इंडिया में जाकर के हमारा सैंपल हर एक कंपनी को दिखाओ कि ये हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इस कॉस्ट पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से इंडिया के अंदर तुम हर जगह जाओ, और जिस कंपनी को अगर हमारा प्रोडक्ट चाहिए डायरेक्ट वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमें डायरेक्ट पेमेंट विदेश के अकाउंट में भेजेंगे और वहीं से हम अपना गुड्स इंडिया के अंदर भेजेंगे। तो अब आप खुद सोचो कि भाई गुड्स की कंजम्पशन कहाँ हुई? इंडिया के अंदर हुई। कमाया कहां से गया पैसा? इंडिया के अंदर कमाया गया। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर टैक्स नहीं देती थी ऐसी कंपनियां। हुआ क्या? दोबारा सुनो। एक फॉरेन कंपनी थी, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, उसने इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट किया और उसे बोला कि मेरा गुड्स का ये सैंपल लो और पूरे इंडिया में जाकर के जो जो इस सैंपल को यूज करता है उस कंपनी में जाओ और उसे बोलो ये गुड्स परचेज करो, आप उसका रेट कोट करो, सब कुछ करो, और जिसे खरीदना होगा आप मत बेचना, हम डायरेक्ट बेचेंगे। ये डील हुई। अब तो हमने क्या देखा था कि भाई इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी इनकम जो इंडिया के अंदर एक्रू नहीं हुई, अराइज नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उसे मान लेंगे कि इंडिया के अंदर आई है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि भाई एक नॉन रेजिडेंट जो बाहर रजिस्टर्ड कंपनी है वो आकर के इंडिया में काम कर रही थी, काम नहीं मतलब रजिस्टर्ड तो आउटसाइड। एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, उसने इंडिया के अंदर अपना एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट से बोला कि भाई मेरा गुड्स के सैंपल हर इंडिया के अंदर लेके जाओ और उससे बोलो कि हमारा को ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर इंडिया से वो जो एजेंट अपॉइंट किया वो गुड्स नहीं बेचेगा, गुड्स कौन सीधा डायरेक्ट आउटसाइड इंडिया से आएगा। तो ये केस चला, इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि भाई ऐसी चीज हो रही है। अब जो कॉमन सेंस उसने इनकम टैक्स ऑफिसर ने लगाया कि भाई पैसा तो इंडिया के अंदर एक्रूअराइज हुआ है, यानी कि इंडिया के अंदर भाई कमाया कहाँ से गया पैसा, इंडिया के अंदर से कमाया गया। लेकिन के उसने एसेसिंग ऑफिसर ने एडिशन कर दिया। अब वो कंपनी वाला कहाँ मानने वाला था, वो केस चलते चलते गया सुप्रीम कोर्ट के पास में कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमने तो गुड्स, हमारा तो कोई इंडिया के अंदर एजेंट वो
ऑफिस ही नहीं है। जब ऑफिस नहीं है तो फिर हमने कोई, अब इनकम सीधा ऑर्डर भी बाहर से आया और पैसा भी बाहर गया, तो इंडिया के अंदर तो कुछ एक्रोराइज ही नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई ठीक बोल रहे हैं कंपनी, तो उसको केस को कंपनी के फेवर में बोल दिया। अब बात आई ये कि भाई जैसी कंपनी के फेवर में बोल दिया तो अब इसको बदला कैसे जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो तो फिर फाइनल होता है। लॉ कैसे बनता है, या तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगा, अगर उसको चेंज नहीं किया पार्लियामेंट ने तो वो फिर लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है, यानी कि हर जगह फिर हम उसको कोट करते हैं कि भाई इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, और फिर सबको वो बाउंड करता है जजमेंट, यानी कि सबको वो मानना पड़ता है। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने देखा, जो वहां पे सीवीडीटी के अंदर बैठे हुए हैं, कि भाई ये एक्चुअल में तो इंडिया के अंदर ही इसने इनकम कमाई है, तो फिर उसने इस पॉइंट को ऐड कर दिया इनकम टैक्स के अंदर। ये पहले नहीं था, ये अभी आया है 1-2 साल से। तो पहला पॉइंट क्या बनाया उसने, बिजनेस कनेक्शन, यानी कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर है। अब कनेक्शन तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर है, तो फिर वो मान लेंगे कि भाई तुम्हारी इनकम डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया हुई है, बेशक एक्चुअल में तुमने इंडिया के अंदर कुछ ना किया हो, रेजिडेंशियल स्टेटस तुम्हारा कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान ले जाएंगे कि इंडिया के अंदर है, बिजनेस कनेक्शन है। क्या बिजनेस कनेक्शन है, पहला वर्ड सुनना, जो मैंने एग्जांपल दिया उसी के बेस पे है। एक एजेंट है जो हैबिचुअली सिक्योर्ड ऑर्डर इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट, यानी कि जो उस नॉन रेजिडेंट कंपनी ने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया था, वो क्या कर रहा है, हैबिचुअली सिक्योर्ड कर रहा है ऑर्डर इन इंडिया, यानी कि कंपनी में जा करके ऑर्डर सिक्योर कर रहा था। जब ये अमेंडमेंट सिर्फ एक पॉइंट ए ही आया था, तब की बात बता रहा हूं मैं, तब ये हुआ। फिर कंपनी वाले दिमाग तो लगाते ही हैं, फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम एजेंट अपॉइंट नहीं कर रहे, हम उसे बोल रहे हैं कि हमारा स्टॉक इंडिया के अंदर मेंटेन करो तुम। अब हम डायरेक्ट करेंगे कंपनियों के पास में, हम गूगल से नंबर निकाल के कांटेक्ट करेंगे, वहीं से डिस्प्ले करेंगे, तुम हमारा जैसे ही उनका ऑर्डर आएगा तुम हमारे यहाँ से गुड्स सप्लाई कर देना। फिर वही चीज आई, अब देखो हो क्या रहा है, कंज्यूम कहाँ हो रहा है, गुड्स इंडिया के अंदर हो रहा है, तो एक लिंक तो बन रहा है। तो फिर उसने दोबारा से केस लॉ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया हाँ भाई इंडिया के अंदर तुम्हारा एजेंट तो कोई है नहीं जो ऑर्डर सिक्योर कर रहा हो, ऑर्डर तो वो कंपनी डायरेक्ट ले रही थी, बस वो स्टॉक मेंटेन कर रहा था। तो फिर ये पॉइंट नंबर 2 भी ऐड किया गया इनकम टैक्स के अंदर। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कंपनी के फेवर में कर दिया, तब इनकम टैक्स वाले दोबारा जाके नहीं ये पॉइंट भी ऐड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या डाला, हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम विच ही इज रेगुलरली डिलीवर्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। यानी कि देखो दोनों पॉइंट कवर हो गए। पहला पॉइंट क्या है कि उसने एजेंट अपॉइंट किया, वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है और उसके बिहाफ पे करता है। और तीसरा ये पॉइंट उसने इनकम टैक्स वालों ने एडिशनली डाल दिया कि आगे कोई लूप होल ना हो, इसलिए उन्होंने पहले डाल दिया, हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। यानी कि कुछ भी करे वो, हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट और प्ले द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट। यानी कि क्या बोलते हैं, वो हैबिचुअली कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को और उसके बिहाफ पे, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कुछ भी करता है इंडिया के अंदर, कुछ भी वर्ड डाल दिया कि भाई अब तू कुछ भी कर, वो फिर मान लिया जाएगा इंडिया के अंदर डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया इनकम हो रही है। तो क्या होता है डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया का मतलब, बिजनेस कनेक्शन। पहला पॉइंट क्या डाला, बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है तो वो फिर इंडिया के अंदर डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। बिजनेस कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, हैबिचुअली सिक्योर्ड ऑर्डर इन इंडिया। दूसरा क्या होता है, हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम विच रेगुलर डिलीवर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तीसरा क्या होता है, हैबिचुअली, तीसरे पॉइंट में उन्होंने सब कुछ ही डाल दिया कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे अगर वो कुछ भी कर रहा है तो वो फिर इंडिया में डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक पॉइंट इन्होंने और ऐड किया, सिग्निफिकेंस, ये इसी साल की अमेंडमेंट है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या अमेंडमेंट है, सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, करंट ईयर की अमेंडमेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। और इसमें आप देखोगे कि आपका लिंक सीधा जाएगा फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सब से। ये जो विदेशी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर आपको ऑनलाइन काम कर रही हैं, उन सबको इसके अंदर पॉइंट के अंदर कवर किया गया है, क्योंकि ये भी क्या करती हैं एक तरीके से, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये भी आपसे इनकम तो कमा रही है लेकिन इंडिया के अंदर 1 भी रुपए टैक्स नहीं दे रही। तो इन चीज को भी यहां पे उसने कवर कर लिया।
आप इसको रीड करना, अच्छे से समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शेल ऑल्सो बी कंसिडर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मीनिंग क्या दिया है उसने, ऑनलाइन डाटाबेस, मतलब ऑनलाइन जो काम करते हैं, ऐप है या वो कुछ भी है, ऑनलाइन डाटाबेस रिकॉर्ड करके अगर वो इंडिया से पैसा कमा रहा है तो उसको फिर इंडिया में माना जाएगा। एनी गुड्स और सर्विस प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय द नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग डाउनलोडिंग ऑफ डाटा। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर इन इंडिया। एग्रीगेट पेमेंट अराइज फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन अभी उसके अंदर, क्योंकि मैं बोला अभी करंट ईयर की अमेंडमेंट है, तो इसमें ये नहीं कि भाई तुमने 10 रुपए भी कमाए तो इंडिया के अंदर टैक्स दो। इसके अंदर अमाउंट अभी सोचा जा रहा है कि कितने रुपए से ऊपर इंडिया के अंदर रखा जाए कि वो फिर इंडिया में टैक्स बने। तो अच्छा खासा अमाउंट इसमें रखा जाएगा। अभी इस पे डिस्कशन होगी। इसमें सिर्फ अभी लिख दिया एज में भी प्रिस्क्राइब, तो अभी जब वो प्रिस्क्राइब करेंगे तब बात आएगी। दूसरा आता है सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और इंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि जो नंबर वो यूजर के प्रिस्क्राइब करेंगे उनको देखा जाएगा। तो आप देखोगे इसमें हर तरीके से अब इनकम टैक्स भी शिकंजा कसता जा रहा है उन नॉन रेजिडेंट पे जो इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे थे। अब उन्हें इंडिया के अंदर टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे वो इनडायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन बना रहे हो या फिर ऑनलाइन काम कर रहे हो। तो यहां पे हमारा इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया का मेन जो 2 पॉइंट थे वो कवर होते हैं। बाकी जो बचे हुए पॉइंट है डीम टू रिसीव इन इंडिया और इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इसको मैं आपको कल दूंगा।